आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत। मैंने कल आपको बताया था कि आपके प्रथम वर्ष के अंदर केमिस्ट्री के जो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि 3 थ्योरी के पेपर हैं। पहला इनऑर्गेनिक है, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा है आपका फिजिकल। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो ये बात भी क्लियर है कि तीनों पेपर के अंदर जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट के अंदर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपेक्षा ये की जाती है विद्यार्थी से कि वो पूरे सिलेबस को कवर करेगा और सिलेबस के अंदर जो भी सब यूनिट्स हैं उनको भी पढ़ेगा, जिससे सब्जेक्ट के अंदर उसकी थॉरो नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर मतलब यही होता है कि हमें बेसिक से लेकर और उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो कार्बनिक रसायन हम पढ़ेंगे, 5 यूनिट है इसके अंदर भी। पहली यूनिट जो आपकी इसमें है वो है स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी एंड मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर यानी संरचना, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता और मैकेनिज्म यानी उसकी क्रियाविधि। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करें जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा है। कार्बनिक रसायन का नाम कार्बनिक रसायन क्यों है? तो कार्बनिक का मतलब कार्बन से संबंधित है। अपने आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं उसमें कार्बन, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। एटॉमिक नंबर जो है इसका कितना है, 6 है। तो ये कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर श्रृंखलाकरण करने का गुण पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेनेशन। एक जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की वो केवल कार्बन तत्व के अंदर है। अर्थात कार्बन बहुत सारे कार्बन से आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है। ऐसे बहुत सारे कार्बन आपस में बंधित होकर बड़ा अणु, वो स्टेबल स्थायी अणु बना सकता है और किसी तत्व के अंदर इस प्रकार के प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ड्यू टू द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन, कार्बन कैन बॉन्डेड मोर देन वी कैन से मैनी कार्बन elements is together. So that is why it is necessary to study these all compounds separately. क्योंकि इनकी जो गुण हैं, इनके बनाने की जो विधियाँ हैं वो स्पेशल है और इसलिए इसकी जो नॉलेज है उसके लिए हमें एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच की आवश्यकता हुई। और इन सभी कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए जो यौगिक हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी मैकेनिज़्म, उनके बनाने की विधियाँ, इन सब को पढ़ने के लिए कार्बनिक रसायन एक शाखा इजाद की गई है। और हम कार्बनिक रसायन के अंदर कार्बन से जुड़े हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो जब कार्बनिक रसायन है तो कार्बन से बात शुरू करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी जो संयोजकता है कार्बन की वो 4 है। कहने का मतलब है कि कार्बन 4 समान या भिन्न भिन्न परमाणु समूह से बंधित हो सकता है। ठीक है, इसकी संयोजकता 4 होती है। ये हम सब छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है 3 प्रकार से बंधित हो सकता है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड।
जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और ये जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त, इनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किसके कारण बनता है, अति व्यापक के कारण बनता है, ओवरलैपिंग के कारण। दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है, एक तो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उनमें क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, बंध का जो निर्माण होता है उसमें क्या होता है, कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो कक्षक क्या है, ऑर्बिटल्स, ये क्या है, ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपना अधिकतम समय गुजारता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता हुआ मैक्सिमम पाए जाने की संभावना उसकी होती है, वो इस स्थान क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल है, तो ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका क्या होता है, आपस में ओवरलैपिंग होती है। दो प्रकार की ओवरलैपिंग मैंने बताई आपको, एक तो कौन सी होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन, एक होता है समपार्श्वीय अतिव्यापन, साइड ओवरलैपिंग। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ p कक्षक, ये p कक्षक की शेप है और एक p कक्षक और ये दूसरा p कक्षक, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ये जो ओवरलैपिंग है ये कहलाती है हेड टू हेड अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। तो इससे बनने वाले जो बंध होते हैं उनको हम कहते हैं सिग्मा बंध। वो बंध कौन से होता है, सिग्मा बंध कहलाते हैं। और ये जो सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो अतिव्यापन हो सकता है वो किसी किसी कक्षक में होता है और वो कहलाता है साइड में हो जाए, समपार्श्वीय अतिव्यापन। समपार्श्वीय अतिव्यापन, और इससे जो बनने वाला बॉन्ड है वो कहलाता है पाई बंध। ये पाई बंध कहलाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है उनका नाम हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दो बात, ये आपका एक्सिस, तो यहाँ जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, अधिकतम अतिव्यापन होता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बंध बनता है इसके कारण वो कैसा होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नाभिक है, नाभिक के एकदम पास में है इलेक्ट्रॉन्स, तो नाभिक से इसकी पकड़ रहती है। नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचे हुए रहते हैं, मजबूती से बंधे हुए होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या है, नाभिक से मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। और पाई बॉन्ड में क्या ऊपर और नीचे कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है और नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन की दूरी ज़्यादा होती है। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दुर्बल रूप से बंधे हुए होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों को हटाना सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा आसान होता है। कम ऊर्जा देके पाई इलेक्ट्रॉनों को हटाया जा सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो स्थान परिवर्तन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो दोनों का कंपैरिजन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है। ठीक है, अब एक मैंने आपको बताया है कि ओवरलैपिंग होती है जब बंध बनते हैं। तो ये बॉन्ड क्या है, एक्चुअली बॉन्ड क्या है, जितने भी कार्बनिक यौगिकों की हम बात करें, इन कार्बनिक यौगिकों में अंदर जो बंध होता है वो है सहसंयोजक बंध। कोवैलेंट बॉन्ड,
कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो बंध पाया जाता है, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में है या कार्बन या किसी अन्य परमाणु के बीच में है, तो उसका प्रकार कौन सा है? सहसंयोजक बंध। सामान्यतः 3 प्रकार के बंध होते हैं। बंध का मतलब क्या है? दो परमाणुओं को बीच में बांधने के लिए इलेक्ट्रॉनों का कोई एग्रीमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से बंध बनते हैं। हर बॉन्ड से क्या है? बॉन्ड तो अपन डैश लगाते हैं, बट बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो 3 प्रकार के सामान्यतः बॉन्ड है। कौन कौन से हैं? पहला आयनिक बंध, आयन बनते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? सहसंयोजक बंध। और तीसरा है उपसहसंयोजक बंध। तो ये जो सहसंयोजक बंध है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जैसे 2 परमाणु है, सामान्यतः हम बात करें, और जब एक परमाणु किसका है? ए एटम का है, और दूसरा परमाणु किसका है? बी एटम का है, और ये दोनों परमाणु जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, तो ये बंध जाते हैं। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि अब क्या है? ये जो आपका कंपाउंड बना है, इसमें ए और बी कैसे है? बंधे हुए हैं। इनके बीच में क्या है? बॉन्ड है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एकल बंध है। तो एक एकल बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यदि मान लीजिए ए ने भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए, बी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो फिर इन दोनों के बीच के अंदर बॉन्ड कैसा हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डबल बॉन्ड हो गए। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? मुख्यतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं। बाय द वे, मान लीजिए यहाँ मैंने लिखे हैं ए और बी, ये अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ए परमाणु के पास से आया, तो ए और ए के बीच में भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो ये जो सहसंयोजक बंध बनते हैं कार्बनिक यौगिकों में, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और दूसरे प्रकार के कहलाते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध वे होते हैं जो क्या है? अलग अलग परमाणुओं के बीच में बनते हैं, या हम कह सकते हैं अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, वो कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट। जैसे यहाँ पर ये कैसे हैं? ए और बी, ये अलग अलग परमाणु हैं, तो इसमें से किसी एक की विद्युत ऋणता कम है, एक की ज्यादा यदि है, तो इसमें क्या होता है? पोलराइजेशन हो जाता है। मान लीजिए बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? विद्युत ऋणता का मतलब किसी परमाणु की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द पावर, और वी कैन से द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो उसकी पावर है, उसकी कैपेसिटी है, उसको हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी ओर खींचे हुए रहते हैं, इसलिए उसको हम पार्शियली ट्रांसफर नहीं होते, यहाँ पर खींचते हैं। तो इस प्रकार में क्या होता है? 2 पोल बन जाते हैं सामान्यतः बॉन्डेड पोजीशन के अंदर। बंधित अवस्था में इसमें क्या होता है? 2 आपके आवेश हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक। लेकिन बाय द वे, यदि हमारे पास जो सहसंयोजक बंध है वो समान परमाणुओं के बीच में है, या हम कह दें कि समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में है, तो फिर क्या है? वहां पर पोलैरिटी नहीं होगी, वहां ध्रुवता नहीं होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हुए हैं वो कहाँ रहेंगे? दोनों के
ठीक बीच में रहेंगे। दोनों का अधिकार शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा है, बराबर है। पोजीशन जो है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी, दोनों परमाणुओं के बीच में होगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनको हम कैसे पता करते हैं, इनको पता करने के लिए इनका एक मात्रक है, इनका एक मेजरमेंट है, उसको कहते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो उससे पता चल जाता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। अब इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट और हम आपको डिस्कस करेंगे जो कि आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कार्बन जब बंध बनाता है तो उसके अंदर क्या है, संकरण होता है। आपको पता ही है संकरण किसे कहते हैं। संकरण का मतलब क्या होता है कि कुछ कक्षक या तो उनकी समान ऊर्जा है या लगभग समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं किसी परमाणु के, किसके लिए, बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। समान ऊर्जा वाले या लगभग समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और फिर नए ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो नए ऑर्बिटल हैं वो नए ऑर्बिटल उन सबकी ऊर्जा और शेप समान होती है, उनको बोलते हैं संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे बाय द वे कार्बन का एक S और एक P लगभग समान ऊर्जा के हैं और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक और एक मिलके कितने हो गए, दो, तो दो संकरित कक्षक बनाएंगे। और दो संकरित कक्षक जो है उनका नाम क्या होगा, sp कक्षक। और नाम क्या हो गया इनका, sp कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये संकरित कक्षक है। तो नंबर तो है उतने के उतने रहेंगे जितने आपस में कंबाइन है, लेकिन इनकी ऊर्जा कैसी हो गई, अब ये समान ऊर्जा वाले। यदि बाय द वे एक S और दो P कक्षक ये आपस में संकरित होते हैं तो फिर कितने बनेंगे, कुल मिला के 3 हाइब्रिड sp2 कक्षक बनेंगे और इन तीनों की ऊर्जा कैसी होगी, समान होगी। और इसी प्रकार से एक S और 3 P कक्षक आपस में मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं। तो जहां पर sp संकरण है वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और इसकी ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो कैसे हैं, sp संकरित कक्षक के अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, sp2 कक्षक संकरण जहां पर है वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और ये कैसा होता है, त्रिकोणीय समतलीय, प्लेनर होता है, डायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। जिन जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है वहाँ पे कौन सा कक्षक संकरण है, sp2 संकरण है, और उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी है, 120 डिग्री है, और उसकी जो ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। और जहाँ पर क्या है, sp3 कक्षक है, और sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ये होती है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय, रेगुलर टेट्राहेड्रल। ये कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार से संकरण का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, और संकरण के आधार पर ही क्या होती है, उस अणु की ज्यामिति होती है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको प्रारंभिक जानकारी दी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये बॉन्ड जो बनते हैं वो कितने प्रकार से टूट सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो कितने तरीके से हो सकता है, उसको हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं।
जैसे बाय द वे ये मैं लिखता हूँ आर एक्स के बीच में बंध बना हुआ है। आर क्या है? एल्किल ग्रुप। सामान्यतः कार्बनिक ग्रुपों में हम क्या करते हैं? एल्किल ग्रुप जो है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। एल्किल ग्रुप कौन सा हो गया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो एल्किल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास क्या है? कैपिटल आर। एक्स जो है सामान्यतः हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजन ग्रुप इसमें आपके ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो आर और एक्स, यहाँ पर आर में क्या है? कार्बन है। ये जो बॉन्ड दोनों के बीच में बना है वो किस किस के बीच में बना है? कार्बन और हैलोजन के बीच। आर लिखा है, लेकिन ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है किस किस के बीच में है? कार्बन और हैलोजन के बीच में है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से है, एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से शेयरिंग हुआ है? हैलोजन की तरफ से है। तो तीन प्रकार से सामान्यतः बॉन्ड का ब्रेकिंग हो सकता है। कोई भी बॉन्ड जनरली आपको बताते हैं, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये इस प्रकार से जब एक बॉन्ड इस प्रकार से टूटे कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाए, बॉन्ड का टूटना कहलाता है, ये फिशन कहते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से टूट जाए, इस प्रकार से इसका विखंडन हो जाए कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो जाए, इसको फिर हम क्या कहेंगे? इस प्रकार से डॉट लगा देंगे, डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है होमोलाइटिक फिजन। ये जो टूटा है आर और एक्स के बीच का जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो कैसा है? समांश विखंडन। समांश विखंडन कहते हैं होमोलाइटिक। होमोलाइटिक फिजन, समांश विखंडन। इसमें कोई आवेश नहीं होता है और केवल इसके ऊपर एक डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है। इनको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। तो जब समांश विखंडन होता है तो क्या बनता है? मुक्त मूलक बनते हैं। लेकिन यदि बाय द वे क्या हो, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास आ जाए, इस प्रकार से बॉन्ड का टूटना हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास आ जाए, तो मान लीजिए किसके पास आ गए? एक्स के पास आ गए, तो फिर क्या होता है? यहाँ पर आयन बनते हैं। इस प्रकार का बंध यदि टूटता है तो क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। इसको हम सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं, कैटायन। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको कैटायन। और ये कहलाता है आपका ऋणायन, एनायन। इसको बोलेंगे हम हेट्रोलाइटिक फिजन। इस प्रकार का जो बॉन्ड का टूटना है वो कहलाता है हेट्रोलाइटिक फिजन, विषमांश विखंडन। इसका मतलब ये हुआ कि समांश विखंडन में तो क्या बनेंगे? आपके मुक्त मूलक बनेंगे, और विषमांश विखंडन में क्या बनेंगे? आपके आयंस बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास है? आर के पास है। इस प्रकार से भी विखंडन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर का हो जाएगा नेगेटिव पार्ट और ये एक्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो दो प्रकार से बंध टूटते हैं। एक कहलाता है हेट्रोलाइटिक फिजन, एक होता है होमोलाइटिक फिजन। तो इस प्रकार से जब अभिक्रिया होती है, कार्बनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होता है? क्या है कार्बनिक अभिक्रिया? हम लोगों ने पढ़ी है छोटी कक्षाओं में। कार्बनिक अभिक्रिया क्या होती है? कार्बनिक अभिक्रिया के अंदर बंध टूटते हैं और बंध बनते हैं। What is the chemical reaction? Organic reaction? It is just a process of breaking the chemical bonds and the formation of new bonds. पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। तो फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे किस प्रकार से ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। आज के लिए इतना ही।